हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम धमाकेदार शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। क्लास 12 हिंदी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं 1-2 साल आते हैं, बल्कि वो ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं। हर साल किसी भी वर्ष का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हर साल आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फिजिक्स में हिंदी में इतनी तैयारी करनी है कि 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें 95 नंबर लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं, इससे ज़्यादा ही लाने, इससे कम नहीं आना है। और आप कहोगे सर आ सकते हैं क्या? तो हाँ बच्चों, आ सकते हैं। मेरे ही कई विद्यार्थियों ने मात्र 1 से 2 महीने में या फिर 3 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करके 100 में 95 नंबर लाए हैं। हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कल्पना नहीं कर सकते। बायोलॉजी में भी आप कर सकते हो, अगर फिजिक्स अच्छी पढ़ते हो, न्यूमेरिकल डेरिवेशन पर अगर पकड़ बना लेते हो तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो में सिर्फ हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आप आइए हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रस को लेकर, यानी कि जो रस में पढ़ेंगे सबसे पहले हम हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस क्या होता है समझिएगा। हास्य रस में क्या होता है, आप किसी भी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिससे आपको हंसी आती है। किसी भी ऐसी चीज को अगर आप देखते हैं जिससे आपके मन में हंसी आती हो, तो वो रस जो होगा वहां पर हास्य रस ही होगा। जैसे कि अगर आपने किसी एकदम जोकर को देख लेते हैं तो आप हंसने लगते हैं, उसकी वेशभूषा चेंज होती है, उसकी जो बाणी होती है वो चेंज होती है, उसकी देखने का नजरिया चेंज होता है। तो वो क्या होता है, इन सारी चीजों को हम चेंज होते हुए देखते हैं एक नॉर्मल इंसान से, तो हम हंस पड़ते हैं। तो हंसते हैं तो हमारा वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसी बात को हम परिभाषा में लिखेंगे, फिर ऐसा ही एक उदाहरण भी हम देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए क्या लिखा है, वेशभूषा वाणी चेष्टा। उसकी वेशभूषा, उसको देखकर उसकी वाणी और चेष्टा, यानी कि उसके सोचने और उसकी वाणी, क्योंकि जोकर आपको पता ही कैसे बोलता है, वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, इसमें क्या होता है, चेंज को देखकर, विकृति का मतलब होता है उसमें परिवर्तन को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है, विनोद का मतलब होता है खुशी का जो भाव जागृत होता है, वह हास कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, हास कहा जाता है। यही हास विभव है, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, इस भाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर सहयोग करके हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है और वहां पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहोगे सर हास्य रस का कोई उदाहरण भी बता दीजिए। तो उदाहरण तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। क्या है कि दोनों पात बबूल के जामे तनिक पिसान जरा सा, और लाला जी करने चले छठे छमाहे दान। समझिए, दोनों पात बबूल के, आपने बबूल का पेड़ देखा है और उसमें पत्ती कितनी छोटी होती है आपको पता ही है, बहुत छोटी पत्ती होती है। दोनों पात बबूल के, 2 पत्र हैं वो भी हैं बबूल के। जामे तनिक सो पिसान, उसमें तनिक आटा आएगा, पिसान का मतलब जो भी अन्न, तनिक आएगा मतलब एक चींटी 2-4 चींटी खा पाएंगे। ठीक है, जामे तनिक पिसान। लाला जी, एक तो है वो लाला जी हैं, लाला जी का मतलब होता है अच्छे खासे, मतलब रखने वाला, जो उनके पास अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, करने चले छठे छमाहे दान, और वो भी दान कब करने चले, कहीं 6 महीने में और कहीं छठे छमाहे दान, कहीं 6-7 महीने में, 6-8 महीने में, छठे छमाहे दान, बहुत दिनों के बाद दान करने चले, वो भी किसमें, बबूल के पत्ते में। तो आपको एक हंसी आ रही होगी, अरे इस बबूल के पत्ते में जरा सी पत्ती, उसमें छठे छमाहे दान करने चले बस। और लाला जी कहने के मतलब लाला जी अच्छा खासा उनके पास पैसा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हास्य रस। फिर हम बात करेंगे करुण रस। करुण रस में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को दुख होता है उस समय हमें करुण रस होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोई ऐसी चीज हमारी खो जाती है या हमसे कोई दूर चला जाता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो वहां पर क्या होता है, करुण रस होता है, हमें दुख होता है। तो इसी के बारे में समझिए, पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लीजिए। करुण रस में क्या होता है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रवनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। देखिए होता क्या है,
बंधु विनाश, कहीं हमारा दोस्त चला जाए। बंधु वियोग यानी कि हमसे कोई अलग हो जाए। द्रव्य नाश यानी कि हमारी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमसे नाश हो जाए, बेकार हो जाए। और प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाए, हमारा जो प्रेमी है, जो दिल के करीब है, वो अगर बिछड़ जाए तो वहाँ पर करुण रस, हमें दुख होता है, तो यहीं पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो हमारे लेखक जी लिखते हैं इसी के ऊपर, कहते हैं करुण रस में एक उदाहरण बताइए। देखिए समझिएगा, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, अब बिकल रागिनी बजती। क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुरजती, बस वेदना असीम गरजती। तो बच्चों ये है हमारा इसका उदाहरण करुण रस का। तो करुण रस का उदाहरण भी आपको याद रखना है और हास्य रस का भी उदाहरण याद रखना है। दोनों उदाहरण याद रखना, परिभाषा भी याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अब हम बात करेंगे बच्चों छंद को लेकर, क्या होते हैं इसमें। हम बात करेंगे दोहा। दोहा को हम बात करेंगे, दोहा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और इसकी जो डिफिनेशन है वो भी समझेंगे, और इसका एक उदाहरण भी हम समझेंगे। देखिए दोहा क्या होता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, अर्धमात्रिक छंद होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे की लाइनें होंगी, इनमें 4 लाइनें होती हैं या 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण और तीसरा चरण जो होगा उनमें 13-13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथा जो चरण होगा उसमें 11-11 मात्राएं होंगी। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, याद रखना। ठीक है, फिर कहोगे सर आप इसका हमें उदाहरण भी बता दो, तो इसका उदाहरण भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद रख लीजिए। देखिए उदाहरण क्या है, पढ़िए कि लसत मंजू मुनि मंडली, लसते लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद की मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सचिदानंद, भगति सचिदानंद। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, और बरनहु रघुबर विमल जसु जो दयु को फलचारी। तो इस पूरे दोहे को आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों आप दोहे की परिभाषा तो यही रहने वाली है। अगर आपको कोई इससे अच्छा उदाहरण याद है तो आप वो भी याद रख सकते हो। बस दोहा होना चाहिए, उसमें 4 चरण होने चाहिए, मात्राएं चेक होनी चाहिए। पहले और तीसरे चरण में 11-13-13 होना चाहिए, दूसरा और तो चौथा चरण होगा उसमें 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस दोहे को समाप्त करते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है अलंकार को लेकर। अब आपको अलंकार पढ़ने, तो सबसे पहले हम अलंकार में बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है, इसका भी हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी महत्व है और बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर कोई ऐसी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुणधर्म के स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या उन दोनों में समानता बताई जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि जो मुख है सम मंजू मनोहर के समान है। ठीक है, उसकी इसकी तुलना कर दी गई है। ठीक है, ये तो हमारा उपमा अलंकार है। तो अगला अलंकार हमारा जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर क्या हो कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनको व्यक्त करने के लिए मनु मनहु जनु, मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको अगर हमें व्यक्त करना है तो मनु मनहु मानो जानो, मनो मनहु जानो आदि शब्दवाचक पर, इसमें आपको एक शब्द और जोड़ लेना है मनो, ये शब्द भी हमारा आता रहता है। ठीक है सर, ये शब्द आते हैं, तो हमें इसका कोई उदाहरण भी बताइए। तो बच्चों उदाहरण है, सोहा तोड़े पीठ पट्टू श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयो प्रभात।
देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर आता प्रयो प्रभात। यानी कि मनो शब्द है यहाँ पर आया है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इस शब्द का भी प्रयोग होता है, तो आपको मनो शब्द भी याद रखना है। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। इन तीनों टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, और बोर्ड का मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, अगर इससे बाहर मिल जाए तो हमसे कमेंट कर में बता देना। बस आपको सारे तीनों टॉपिक पता होने चाहिए। 6 नंबर के टॉपिक आएंगे, आपको इन्हीं से अगर ना फंस जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूँ। बस आपको क्लियर के साथ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ के साथ। मैं कहता हूँ 100% आपको इन्हीं से फंसेगा। आप किसी भी बोर्ड को पेपर को उठा लेना सामान्य हिंदी का, आपको वहां पर फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।